एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। तो रिलेशनल के डेटाबेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने हर जगह देखा होगा कि आपका जितना भी आपका रिकॉर्ड है, आपने कहाँ अपनी कॉपी में रखते थे ट्रेडिशनल वे में, तो वो किस तरह से आप रखते थे। तो आज के टाइम पे क्या हो गया, जैसे ही आपका कंप्यूटर पे काम होने लग गया है, तो आपका जितना भी आपका ट्रेडिशनल रिकॉर्ड था वो अब आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में रिकॉर्ड होने लग गया है। तो जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होता है आपका, उसी को हम मेनली डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको रिटन फॉर्म में आपके नोट्स के थ्रू भी करवाएंगे और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले आपको समझना है डेटाबेस होता क्या है। मैंने आपको ओरली बता दिया है डेटाबेस क्या होता है। तो यहाँ पर एक बार रिटन फॉर्म में भी देख लेते हैं एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है। देखिए डेटाबेस होता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। तो यानी आपका कोई भी कलेक्शन हुआ डेटा का, उसको क्या बोलोगे आप, डेटा बेस। ठीक है। यानी एक ऐसा बेस जहाँ पर आपका सारा का सारा डेटा एक साथ रखा जाए। अब देखिए जो डेटाबेस सिस्टम होता है, यानी डेटाबेस सिस्टम एक नई टर्म आई है इससे ही, क्या है आपकी डेटाबेस सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो आपके डेटाबेस को मैनेज करेगा, यानी उसके रिकॉर्ड को रखेगा। तो इसको बोल सकते हो आप कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ठीक है। तो अब देखिए ये किस चीज़ में हेल्प करता है आपका। अगर आपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड अपना एनालाइज कर लिया कि रख लिया, तो वो कहाँ कहाँ आपकी हेल्प करता है। तो ये आपकी हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने रिकॉर्ड को एक जगह रख लेती हैं और उसके बाद उसके बेसिस पे अपने फ्यूचर के डिसीजन लेती है कि उन्होंने लास्ट पास्ट ईयर में क्या क्या फेलियर, क्या क्या दिक्कतें आई उनको कहाँ पर। तो उसके बेसिस पे ये इनको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। तो ये सब जैसा जैसा मैं लिखवा रहा हूँ इसको उस तरह से ही नोट्स आप बनाते रहिए कि सबसे पहले आपको डेटाबेस का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे कि इसके आगे रिलेशन हम क्यों लगा रहे हैं, उसका क्या काम है। ठीक है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम एक बार डीबीएमएस के बारे में। ये इसी के ही कंटेंट है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो सारे आपको कवर करवाऊंगा। एक टर्म है आपकी डीबीएमएस। ठीक है। डीबीएमएस की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आपको लिखना है सीधा डी से डेटा बेस मैनेजमेंट एंड लास्ट में आपका सिस्टम। ठीक है। तो यानी डेटा है आपका बेस और ये एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम। क्लियर। तो अब ये क्या है आपका, तो ये होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर। ठीक है। यानी एक तरह का सॉफ्टवेयर होगा जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, मेंटेन और उसको डेटाबेस को यूटिलाइज करने के लिए। तो इसके अंदर आप लिख लीजिए रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, स्टोर करेगा, स्टोरिंग, मेंटेनिंग यानी उसको मेंटेन भी करेगा, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग, यूटिलाइजिंग क्या यूटिलाइज करना, डेटाबेस को। तो डेटाबेस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डीबी। तो जहाँ जहाँ मैं राउंड कर रहा हूँ तो आप समझ जाना शॉर्ट में है, जैसे ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। इसको लिख लेना, आगे कहीं बार आगे भी यूज़ होगा। और ये आपका डेटाबेस, तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा इसको डीबी। ठीक है। तो अब इसके बाद अब डेटाबेस क्या है आपका, ए डेटाबेस अलोंग विद डीबीएमएस इज रेफर टू एज ए डेटाबेस सिस्टम। यानी एक आपका डेटाबेस जो डीबीएमएस के साथ काम करता है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस सिस्टम। तो लिख लीजिए यहाँ पर। पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवा देता हूँ, उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल भी होंगे कुछ, वो भी आपको करवाएंगे। ए डेटाबेस अलोंग विद डीबीएमएस इज रेफर्ड टू ए डेटाबेस सिस्टम। ठीक है। तो ये आपकी एक डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन इस तरह की आप लिख सकते हो। और आपको समझ में भी आ गया कि आपका डेटाबेस होता है यानी जो आपका कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है, जब आप उसको डीबीएमएस के साथ काम करवाते हो। ठीक है।
डीबीएमएस के साथ काम करवाते हो, तो उसको ही आप क्या बोलोगे, एक डेटाबेस सिस्टम। ठीक है। अब डेटाबेस सिस्टम भी अलग अलग इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो क्या क्या होंगे वो आपको आगे करवाएंगे। तो आपने समझ लिया डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। अब आपको एक बार बताते हैं टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता था। यानी जो आपके पहले रिकॉर्ड आपके स्टोर होते थे उनमें क्या क्या आपके दिक्कतें आती थी, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो एक टर्म है आपकी टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, पहले के टाइम पे क्या होते थे, आपके परमानेंट रिकॉर्ड आपके बहुत सारे फाइलों में स्टोर होते थे। ठीक है। यानी पहले की जितनी भी आपकी फाइलें थीं, आपकी अलग अलग रिकॉर्ड रूम बने रहते थे, वहाँ पर जाके स्टोर होती थी। आपको क्या करना पड़ता था, उनको अलग अलग जाके उन पर धूल लगी होती थी और उसको निकालना काफ़ी मुश्किल था। आपका एक रिकॉर्ड कई बार आपका स्टोर हो जाता था, तो आपकी डेटा की डुप्लीकेसी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो वो सारी इनकी प्रॉब्लम्स थी। तो एक एक करके मैं लिखवा देता हूँ उसके बारे में। तो सबसे पहले टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है, ये होता है परमानेंट रिकॉर्ड। इसमें क्या होता था, परमानेंट रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल। यानी आपके अलग अलग फाइल में आपके परमानेंट रिकॉर्ड स्टोर होते थे। ठीक है। अब देखिए इसके नुकसान क्या थे, इसके डिसएडवांटेज क्या थे। डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या था, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी। अब देखिए ये रिडंडेंसी है, इसका मतलब होता है आपका रिपीटेशन। ठीक है। यानी इसको बोल सकते हो आप रिपीटेशन या बोल सकते हो डुप्लीकेसी। ठीक है। तो इसको वैसे बोल सकते हो। अब यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या था, आपका डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे यहाँ पर। यानी आपका, आपने कोई फाइल में एक रिकॉर्ड देखा, अगली बार दोबारा कुछ उसका केस आया तो दोबारा उसको अलग फाइल में लिखा जाता। तो एक ही बंदे की एंट्री या हो सकता है एक ही रिकॉर्ड की एंट्री कई बार आपकी हो जाती थी, जिससे क्या होता था, आपका डेटा आपका बढ़ता रहता था और उसका एक ही बंदे का रिकॉर्ड आपका कई बार लिखा जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा का डुप्लीकेशन होता था, रिडंडेंसी इसको ही बोलते हैं। और दूसरा क्या था, डेटा इनकंसिस्टेंट था। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी जो मैंने आपको बताया अभी, कि आपका अलग अलग जगह डेटा होता था और वो मिसमैच भी होता था। यानी आपका डेटा अलग अलग होना और वो मिसमैच होना। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो मिसमैच्ड मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम डेटा। ठीक है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सपोज एक रिकॉर्ड ये है आपका, यानी एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, एक फाइल ये है और एक फाइल ये है। यानी बहुत सारी फाइलें हैं आपके पास। यहीं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड दिखा गया है और यहाँ पर सेम बंदे का कुछ और रिकॉर्ड दिखा गया, यहाँ पर एक और रिकॉर्ड। यानी किसी पर्टिकुलर ए बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग आया, यहाँ पर कुछ अलग आया। तो वो क्या होता था, आपका कंसिस्टेंसी नहीं बनती थी। लेकिन क्या हुआ, डीबीएमएस या डेटाबेस सिस्टम आने की हेल्प से क्या हो गया, आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ की लगा सकते हो, कुछ पैरामीटर इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका जो एक बंदे की एंट्री है तो उसको पर्टिकुलरली आपका दोबारा कुछ काम है या उसकी कोई फाइल का रिकॉर्ड है, तो दोबारा आप उसमें एक ही जगह ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी मल्टीपल कॉपी नहीं बनेगी। यानी इस एक बंदे के लिए सेम ही डेटा आपका काम करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डेटा इनकन्सिस्टेंसी की दिक्कत होती थी। ठीक है। यानी डेटा इनकन्सिस्टेंट होता था। ओके। तो अब इसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले अब पढ़ने वाले हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये क्या होता है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, रिलेशनल डेटाबेस, तो आपका मॉडल किस तरह का होगा वो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं एक बार लिख लेता हूँ, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है। आपने डेटाबेस के बारे में पढ़ लिया कि डेटाबेस क्या होता है आपका। उसके पहले आपको पढ़ना है रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है। देखिए मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा रिलेशन टॉपिक। ठीक है। तो उसी से ही मेल खाते हैं। और कंप्यूटर में क्या होता है आपका, रिलेशन को क्या बोलते हो आप, टेबल। ठीक है। क्योंकि आपका डेटाबेस सिस्टम होता है वो किस में स्टोर होता है आपका, उसमें बहुत सारी टेबलें बनी होती हैं। ठीक है। और टेबल किसका रिकॉर्ड होता है, टेबल होता है आपका रो और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है।
यानी रो और कॉलम की फॉर्म में रहता है आपका। अब ये क्या होता है आपका डेटाबेस जो मॉडल है, ये होता है आपका डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, यानी इसमें जो डेटा होगा वो टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहेगा। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, यानी टेबल डेटाबेस मॉडल भी आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज समझने के लिए, ठीक है। मतलब साफ साफ है इसका कि जो भी आपका डेटा रहेगा वो टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहेगा, ठीक है। क्लियर। और टेबल मैंने आपको बता दी हैं, ये रहेंगी आपकी रो और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। अब रो क्या होती है वो भी देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जो आपकी इस तरह की फॉर्म में होती है, यानी ऐसे रहेंगी आपकी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेंगी जितनी भी रो, वो सारी आपकी क्या रहेंगी, रो। और कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम आपके जो वर्टिकल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी हम आपको दिखाएंगे जब आगे आगे प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि टेबल किस तरह से होती है और आपके रो कॉलम किस तरह से वर्क करते हैं वो सब। अब आपकी रो क्या होती है वो उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यू। जो आपकी रो है वो टेबल में क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी रिलेशनशिप बताती है कि जो आपकी सेट ऑफ वैल्यूज में क्या रिलेशन है। तो लिख लीजिए आप सबसे पहले, रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे बताती है, देखो मैं बता देता हूँ, छोटी सी टेबल आपके सामने बना देता हूँ। देखिए ये है आपकी टेबल बना दी, कुछ रो बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कॉलम है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज आपने रोल नंबर दे दिया, यहाँ नेम हो गया, यहाँ क्लास, और यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हो सकता है रोहित, मोहित और सोहित, ठीक है। 3 नाम हो गए आपके। ये 12th में पढ़ता है, ये 11th में, ये 10th में। और यहाँ पर इसके पास कंप्यूटर है, इसके पास साइंस, और इसके पास आर्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो पार्ट है, यानी ये जो पूरी रो है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलोगे आप, इसको रो बोलोगे, ठीक है। अब ये क्या रो बता रही है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रही है इनकी आपस में रिलेशन, ठीक है। तो यानी जो रोल नंबर है ये किसका है, आपका रोहित का रोल नंबर है, और रोहित ही 12th क्लास में पढ़ता है, रोहित के पास क्या है, कंप्यूटर। ऐसे ही अगले वाला कि जिसका रोल नंबर 2 है उसका नाम क्या है, मोहित, वो 11th में पढ़ता है और उसका साइंस। तो इस तरह से क्या बता रहा है, इसके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। तो यही ये जो सेट ऑफ वैल्यू है, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, एक ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये और ये क्या है आपकी सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इनके बारे में रिलेशनशिप ये बता रहे हैं। और जो ये वाली हैं, यानी इसको, ये जो है आपकी, इनको क्या बोलोगे आप, ये होता है कॉलम, ठीक है। और जैसे ये ऊपर के हैं, ये वाला, ये जो है, ठीक है, क्लास, सब्जेक्ट, क्लास, नेम, रोल नंबर, ये सब क्या है आपके कॉलम के नेम है, ठीक है। जो ये हो गए आपके कॉलम नेम। ओके, होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो जो मैं लिखवा रहा हूँ ये भी आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में इस तरह से। अब देखिए आपके टेबल किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं आपकी, वो देख लीजिए। तो जैसे आप अपनी इसमें टेबल किस तरह से बनाओगे वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे आपके टेबल का कुछ भी नाम हो सकता है, हम 2 3 टेबल ले लेते हैं। जैसे मान लो 3 टेबल ले लेता हूँ मैं, 3 टेबल्स, ठीक है। इनको क्या बोलोगे आप, टेबल को रिलेशंस भी बोलोगे। अब देखिए सपोज आपकी सप्लायर नाम की कोई टेबल है, तो यहाँ पर सप्लायर, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़, यानी कुछ आपने कॉलम के नाम डाल दिए, तो सप्लायर का नंबर होता है, सप्लायर का नेम होगा, ठीक है। अभी आगे आगे हम बताएंगे इसके बारे में किस तरह से आप डिक्लेयर करते हो, किस तरह से काम होगा,
यह भी खाली एक एग्जांपल बता रहे हैं कि आपकी अगर एक टेबल है तो उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है और किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में। फिर सपोज एक टेबल आपने आइटम नाम से बना ली है, उसके अंदर क्या होगा आपका आइटम नंबर रहेगा, आइटम नेम रहेगा, उसके बाद प्राइस रहेगा। अब ये सारी चीज़ें अगर रिलेट होने वाली है तो इसको ध्यान से समझिएगा। एक चलो शिपमेंट नाम की आपने बना दी, उसके अंदर भी क्या होगा, एक सप्लायर का नंबर रहेगा कि किसने क्या सप्लाई करने किया, और उसका नंबर के एक आइटम नंबर भी रहेगा, और एक क्वांटिटी सप्लाइड यानी कितनी क्वांटिटी उसने सप्लाई की है उसके बारे में भी डिटेल रहेगी। अब देखिए, हर एक टेबल में क्या होता है, एक प्राइमरी की होती है, ठीक है, वो प्राइमरी की क्या होती है वो भी आपको बताएंगे डिटेल में। फिलहाल आप समझिए प्राइमरी की होती क्या। देखिए इसमें जैसे हम इनको मान लेते हैं प्राइमरी की, ठीक है, तो प्राइमरी की वो की होती है जिससे आप किसी भी एक रो, एक रिलेशन के अंदर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो वो हर एक उसमें कई बार क्या होता है, आपकी किसी भी टेबल में आपकी दो कॉलम होते हैं जो आप उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, दो मिल के भी कर पाते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको समझना है प्राइमरी की होता क्या है। तो इनको क्या बोल रहे हो आप, प्राइमरी की, यानी वो की जो किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो इन ए रिलेशन, यानी एक रिलेशन के अंदर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई जो करता है उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका आ जाता है पेपरों में, ठीक है। तो अब देखिए रो को क्या बोलते हैं, आपकी अगर रिलेशनल डेटाबेस की टर्म में आए तो आप रो और कॉलम को क्या क्या नामों से आप बुलाते हो तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले रो, यहाँ पर आप लिख लीजिए इस तरह से, एक रो है, दूसरा क्या है आपका कॉलम। रो को क्या बोलते हो, किसी भी रिलेशन, यानी रिलेशन के अंदर रो को आप बोलोगे टपल, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई बोल दे कि इसके अंदर कितनी टपल है तो आपको क्या करना है कि उसकी नंबर ऑफ रो को काउंट करना है और उसको आपको बता देना है। और कॉलम को आप बोलोगे एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक नोट करने वाली बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आपसे कोई टप्पल क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जाता है, आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि इसके अंदर कितनी रो, सिंपल आपसे कोई पूछेगा अगर डेटाबेस की फॉर्म में तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी टप्पल आर इन पर्टिकुलर रिलेशन, या बोल सकते हो कि हाउ मैनी एट्रीब्यूट इन अ पर्टिकुलर रिलेशन। और रिलेशन को भी आपने समझना है क्या होती है, टेबल। तो अगर आपसे कोई बोल दे टेबल है तो टेबल को भी आप क्या समझोगे, रिलेशन, ठीक है। या रिलेशन आपने कई टर्म ले लिए कंप्यूटर में डेटाबेस के अंदर, तो रिलेशन का मतलब होता है आपका टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद टेबल के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं वो, हेडिंग डाल लेते हैं एक बार, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, ठीक है। तो टेबल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे वो आपको देखने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है आपका बाइट। बाइट सबको पता है आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। और ये क्या स्टोर करने के लिए काम आता है, यूज टू स्टोर एक कैरेक्टर, यानी एक सिंगल कैरेक्टर को अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको एक बाइट लगेगा, ठीक है। यानी और एक बाइट कितने का होगा, 8 बिट का। तो सपोज आपने कुछ नाम दिया, ए नाम दिया, तो ये क्या है आपका 8 बिट के अंदर, 1 बिट के अंदर स्टोर होगा, या इसको आप बोल सकते हो इसको लगेगा 1 बाइट, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हो। सेकंड क्या है आपका, डेटा आइटम। सेकंड क्या है आपका, डेटा आइटम। अब डेटा आइटम क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी नेम्ड डेटा की, ठीक है। तो इसके अंदर पहले लिखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम्ड डेटा, ठीक है। अब ये किससे कंसिस्ट होती है, ये कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट। ये कितने भी नंबर ऑफ बिट्स से या बाइट से कंसिस्ट हो सकती है, बन सकती है। तो इसके अंदर लिखिए कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स, ठीक है। और एक्चुअल में क्या होता है, इसको ही क्या बोलोगे आप, जो फील्ड होते हैं ना आपके, ठीक है, किसी भी उसमें, तो उसको फील्ड ही बोलते हो, ठीक है। उसके अंदर आप डेटा डाल सकते हो, तो डेटा एलिमेंट, ठीक है। यानी एक सपोज आपकी ये रो है, ठीक है,
तो ये जो है आपका, ये जो सिंगल है आपका सिंगल, इसको ही क्या बोलोगे आप, डेटा आइटम या फील्ड, जो भी आप बोलना चाहो। इसके अंदर ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका नेम डेटा की। और यहाँ पर क्या है, आप कितने भी आपके नंबर ऑफ बिट्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बाइट्स हो सकते हैं किसी के, उसके ऊपर आप एक्ट करते हो, यानी कि उसके ऊपर आप एक्शन लेते हो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। अब देखिए थर्ड जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बारे में देखिए, रिकॉर्ड क्या है आपका, डेटा आइटम्स का कलेक्शन है, ठीक है। यानी डेटा आइटम हमने पढ़ लिया क्या है। अब रिकॉर्ड क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या होता है, कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सपोज आपकी यहाँ पर कोई ये है, यहाँ पर कोई है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए फोर क्या है आपका कंपोनेंट, इसके अंदर टेबल। टेबल हमने बता दिया आपको क्या है, एक बार दोबारा रिटर्न भी करवा देते हैं इसके। ये होता है आपका नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल ओकरेंस ऑफ ए गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड। यानी यहाँ पर आपके जितने भी आपके ओकरेंस हुए हैं, ठीक है, यानी किसी टाइप के, पर्टिकुलर टाइप के, और उसका लॉजिकल रिकॉर्ड इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो, नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल ओकरेंस ऑफ ए गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यानी ये लॉजिकल रिकॉर्ड्स का पूरा कलेक्शन होता है कि जो किसी पर्टिकुलर नेम से होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और बताते हैं हम, एक उसके थ्रू एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर क्या है, हमारा फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम, सरनेम, उसके बाद सेल्स मेड, यानी कितनी सेल हुई है आपकी, और उसके बाद टारगेट। जो ये सारी टेबल आप बनाते हो, ये नॉर्मली पहले किस में बनती थी आपकी, जो मैंने आपको बताया फाइल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर बन जाती थी। अब जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम देता हूँ सपोज रोहित, सरनेम दे दिया मैंने अहलावत, और सेल्स कितनी करी, सपोज मैंने 25,000 की सेल कर दी, 25,000, और मेरा टारगेट कितना रहेगा, 1 लाख, यानी 1 लाख की सेल मेरा टारगेट है। तो ये जो टेबल बनी हुई है आपकी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरी टेबल है, पूरी की पूरी टेबल है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे टेबल, ठीक है, या रिलेशन, ठीक है। और ये जो है आपके, यानी ये और ये और ये क्या है आपके, डेटा फील्ड, ठीक है। यानी जिसके अंदर आपको पता है कि किस तरह के किसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा रहेगा और वो कैसे काम करेगा, तो वो। और ये है, तो इसको भी एरो लगा दे, ऐसे बहुत सारे आपके रिकॉर्ड होंगे। तो इन पर्टिकुलर को क्या बोलोगे, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, आपके कलेक्शन है डेटा आइटम्स के। तो ये आपके क्या है, डेटा आइटम्स हैं, तो इनका जो कलेक्शन है उसको क्या बोल दोगे आप, रिकॉर्ड। अब ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ROHIT, तो टोटल मिला के हमारे फाइव फाइव कैरेक्टर हुए, ठीक है। 5 कैरेक्टर हुए, और आपको सबको पता है कि एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कितने चाहिए आपको, एक बाइट चाहिए। तो यहाँ पर कितने बाइट मिलेंगे आपको, 5 बाइट रिक्वायर्ड रहेंगे, रिक्वायर्ड 5 बाइट, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको इसको बिट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल 5 × 8 आप कर सकते हो, उतने आपके बिट्स हो जाएंगे। इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, बिट्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 40 बिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। ऐसे ही आपका ये वाला है, इसमें टोटल 7 बाइट्स की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। तो ये वाला आपका समझने के लिए है कि किस किस तरह से काम होते हैं। अब देखिए डेटाबेस के बारे में आपने कंपोनेंट के बारे में जान लिया है, और आपने समझ भी लिया है कि टेबल बनेगी तो उसमें किस तरह से होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ रिलेशनल डेटाबेस भी हैं, उसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं। रिलेशनल DBMS, यानी कुछ सॉफ्टवेयर हैं आपके, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले आपका क्या है, ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, अब ये कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री वाले भी होते हैं, तो आपको दोनों दिखाएंगे। एक दूसरा क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है। देन एक होता है माई एसक्यूएल, ये वाला जिसके बारे में जिस पे हम काम करने वाले हैं, तो ये आपका माई एसक्यूएल है, जो ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है ये वाला, और काफ़ी पावरफुल भी है, बहुत जगह यूज़ होता है ये वाला। IBM इन्फॉर्मिक्स, ठीक है, और सैप। आपको ये याद नहीं रखने हैं, जस्ट एक बार गो थ्रू होना है कि कभी भी आपके सामने इस तरह की टर्म आए तो आपको ध्यान में आ जाए सारे। उसके बाद एक होता है एडेप्टिव सर्वर एंटरप्राइज। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिलेशनल डेटाबेस आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उसको परचेज कर सकते हो और उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, सैप साइबेस IQ। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका टेरा डेटा, ये भी एक तरह का आपका क्या है, रिलेशनल डेटाबेस। फिर उसके बाद क्या है, पोस्ट ग्री एसक्यूएल, ये भी आपका क्या है, ओपन सोर्स है, फ्री है। उसके बाद एक है SQ लाइट, ये भी क्या है आपका ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जहाँ जहाँ मैंने ये मार्क करे हैं, तो ये सारे क्या हैं आपके ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये तीन हैं आपके, माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्री एसक्यूएल और SQ लाइट। ठीक है, तो हम या अपने जो आगे का सिलेबस होगा उसमें जो करने वाले हैं वो माई एसक्यूएल पे काम करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे वाली वीडियो में थोड़ा उसके आगे बढ़ाएंगे पार्ट को। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू।